वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें स्पीकर सरदार अय्याज सादिक की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास में अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मराद का बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। तनख्वाहों में इजाफे का बिल रुमीना खुर्शीद आलम ने पेश किया। असम्बली इजलास के दौरान जैसे ही वज़ीर कानून ने बात करने की कोशिश की तो अपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। अपोजिशन की जानिब से ऐवान में नारेबाजी भी की गई, एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी गईं। अपोजिशन के शाहिद खटक ने ऐवान में कोरम की निशानदेही कर दी, जिस पर स्पीकर ने गिनती का हुक्म दे दिया। स्पीकर अय्याज सादिक ने उस अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरों की हुकूमत हो तो असम्बली जारी हो और अपनी हो तो ठीक है, आप तो असम्बली से इस्तीफा देकर भी तनख्वाहें लेते रहे। शाहिद खटक ने स्पीकर को कहा कि आप हराम की तनख्वाह ले रहे हैं। स्पीकर ने मजीद कहा कि जो रुकन तनख्वाह नहीं लेना चाहता वो लिख कर देगा। गिनती के बाद ऐवान में कोरम पूरा निकला और इजलास की कार्रवाई जारी रही। IMF का वफ्द चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। IMF वफ्द ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक 6 रुकनी वफ्द ने अदालती इस्लाहात समेत दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। चीफ जस्टिस ने अदालती उमूर में बेहतरी के हवाले से इम्कानात और इक़दामात से आगाह किया। वफ्द ने फेडरल लैंड कमीशन, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी और FBR का जायजा लिया। इस दौरान वफ्द को करप्शन के खिलाफ इक़दामात और माली जराइम की रोकथाम के लिए हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। IMF वफ्द ने हुकूमत में करप्शन के खदशात में तहकीकात की और जमीनों के रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया। वफ्द ने फेडरल लैंड कमीशन और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के साथ काबीना डिवीजन, वजारत खजाना, वजारत कानून के हुकाम से भी मुलाकातें की। IMF वफ्द ने 6 अहम हुकूमती शोबों के करप्शन के खतरात का जायजा भी लेगा। वफ्द 14 फरवरी तक पाकिस्तान में मौजूद रहेगा। IMF वफ्द से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि आज IMF के वफ्द से मुलाकात की है। बानी PTI के खत के बारे में भी बात करूंगा। वफ्द को अदालती रिफॉर्म्स और नेशनल जुडिशल पॉलिसी से आगाह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी पर भी बातचीत करूंगा। मैंने IMF वफ्द को जवाब दिया है कि हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। मैंने वफ्द को बताया कि हमारा काम नहीं है कि आपको सारी तफसील बताई जाए। मैंने वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का बताया है। मैंने वफ्द को यह भी बताया कि मातहत अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट करती है। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि मुझे वजीर आजम शहबाज शरीफ का खत भी आया। वजीर आजम को अटॉर्नी जनरल के जरिए इस्लामाबाद का जवाब भी दिया गया। वजीर आजम को पैगाम दिया कि उनके खत का जवाब नहीं दूंगा। अपोजिशन लीडर ने भी राब्ता किया है। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर को सुप्रीम कोर्ट मदऊ किया गया है। हमने ये तवक्को ना करें कि एक ही मीटिंग में सारे जवाब दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने बताया कि बानी PTI का खत भी मिला। खत के उठाए गए मंदरजात संजीदा नोयत के हैं। 184(3) का मामला कमेटी को भेजने का फैसला किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने कहा कि बानी PTI को खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवा दिया गया है। वो तय करेंगे कि ये मामला आर्टिकल 183 के शेख 3 के तहत आता है। आईनी बेंच ने ही इसी मामले को देखना है। दीगर खबरों में आपको बताएं, नेशनल स्टेडियम कराची बैनुल अक़वामी मुकाबलों की मेज़बानी के लिए तैयार। नेशनल स्टेडियम की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज होगी। नेशनल स्टेडियम कराची की इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। ग्राउंड के अतराफ LED लेजर्स और फैंसी लाइट्स लगा दी गई। मारूफ गुलूकार शफकत, अमानत अली, साहिर अली बग्गा और दीगर आवाज़ का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुशाहिरा भी होगा। इफ्तिताही तकरीब में अवाम का दाखिला मुफ्त होगा। वो अपनी शनाख्त करवा के स्टेडियम में दाखिल हो सकेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का इस हवाले से कहना है कि नेशनल स्टेडियम कराची में शायकीन और खिलाड़ियों के लिए आलमी मयार की सहूलतें दी गई हैं। इसी हवाले से आपको बताएं कि सह मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के कराची में होने वाले मैचेस के लिए कराची पुलिस ने ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कराची में मैचेस 12 से 14 फरवरी, 19 से 21 फरवरी और 1 मार्च को खेले जाएंगे। मैचेस के दोनों में सर शाह सुलेमान रोड ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा, जबकि कारसाज से आने वाले नेशनल कोचिंग सेंटर और चाइना ग्राउंड में पार्किंग की जा सकेगी। कारसाज से आने वाले फ्लाईओवर के नीचे से होते हुए कोचिंग सेंटर और चाइना ग्राउंड पहुंचा जाएगा। मिलेनियम से आने वाले नेशनल कोचिंग सेंटर चाइना ग्राउंड में गाड़ियां पार्क करेंगे। न्यू टाउन से आने वाले भी नेशनल कोचिंग सेंटर चाइना ग्राउंड में गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक कारसाज से स्टेडियम, मिलेनियम ता न्यू टाउन स्टेडियम, सिग्नल ता हसन स्क्वायर,
सड़क हैवी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रखी जाएगी। गाड़ियां मुख्तस पार्किंग मकामात पर ही पार्क की जाएंगी। और आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज लीबिया में कश्ती हादसे में 16 पाकिस्तानियों में से 7 के जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई। FIA के मुताबिक जाँ बहक 7 पाकिस्तानी खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी हैं। हादसे में जाँ बहक अफराद का ताल्लुक जिला कुरम और एक का भाजोर से है। FIA का कहना है कि जाँ बहक पाकिस्तानियों की शनाख्त उनके पासपोर्ट से की गई। वफाकी तहकीकाती एजेंसी के मुताबिक इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसे में 16 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लीबिया कश्ती हादसे के मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लीबिया के साहिल पर कश्ती के हादसे और इसमें जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों के लिए गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया, जबकि जाँ बहक होने वाले अफराद के लिए लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत भी किया। उन्होंने कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़ारजा हुक्काम को जाँ बहक पाकिस्तानियों की शनाख्त जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की और मुतासर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की हिदायत जारी कर दी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरू अमल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर इकदाम उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने 4 साल दौरे इख्तिदार में एक धेले का काम नहीं किया। मुखालिफ पर चोर डाकू के ताने कसने वाला आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकता। तलबा वादा करें मुल्क के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे। किसी के ज़ाती मकासद के लिए ईंधन मत बनना। कुछ रोज़ कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर ज़ाती हमला किया। ये लोग मुखालफिन पर ज़ाती हमले करते हैं। उनका काम अवाम की खिदमत करना है, ना कि ज़ातियात पर हमला करना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जश्न स्ट्रीम में शिरकत की और तलबा में इनामात तकसीम किए। स्कूल के बच्चों ने वज़ीर आला खैबर मरियम नवाज से अपने स्कूल और यूनिफॉर्म पर दस्तखत करवाए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि मुझ पर आप सब बच्चों पर बहुत फख्र है। सरकारी स्कूलों में तालीम प्राइवेट से बहुत पीछे रह गए। सरकारी स्कूलों के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है। थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो सरकारी स्कूलों के बच्चे पूरी दुनिया फतह कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पूरे पंजाब से बच्चे आए हैं। वज़ीर तालीम राना सिकंदर बच्चों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर तालीम को कहा था कि बच्चों के मुकाबले कराएं ताकि उनकी सलाहियत सामने आए। आज बच्चों का काम देखकर मैं हैरान रह गई। क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में बच्चों ने स्मार्ट सिटी के मॉडल बनाया और यहां तमाम 1100 बच्चों को एक एक लैपटॉप भी दूंगी। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अफगानिस्तान से TTP और मजीद ब्रिगेड की दहशतगर्दी के खतरात के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी का मामला सलामती काउंसिल में उठा दिया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान से करदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और मजीद ब्रिगेड की दहशतगर्दी के खतरात के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान के अंदर दाइश की भर्ती का इल्जाम झूठा और बेबुनियाद है। दाइश का खतरा खित्ते की हदूद से निकल चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि ये तशवीशनाक अमर है कि दाइश के खतरे का जिक्र तो किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को लाहक खतरात बिलखुसूस TTP और मजीद ब्रिगेड का कोई जिक्र नहीं हो रहा। मुनीर अकरम ने इंसदाद दहशतगर्दी हिकमत अमली पर बेहतर अमल के लिए जनरल असम्बली को ज़ेली इदारा बनाने की तजवीज़ भी दी। और आपको बताएं कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तुर्क सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। उनके हमरा आला सतह का वफ़द भी होगा। शहबाज शरीफ और तुर्क सदर पाक तुर्क स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन और कौंसिल इजलास की सदारत करेंगे। इजलास के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। तुर्क सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक तुर्की के सदर के दौरे के दौरान मुतअद्दिद मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्की है। यहाँ आपको बताएं कि करप्शन कहीं भी की जाए एक बदतरीन अमल समझा जाता है और मुल्क मईशत के लिए इंतहाई नुकसानदेह भी साबित होता है, लेकिन इसके बावजूद ये तरक्की पजीर ममालिक से तरक्की याफ्ता ममालिक में अपने पंजे गाड़े हुए हैं। इसी हवाले से देखते हैं रिपोर्ट।
पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट की जारी करदा दादुशुमार के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 46वां करप्ट तरीन मुल्क बन गया और 180 ममालिक की दर्जा बंदी में इसका 135वां नंबर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 27 रहा, जबकि 2023 में पाकिस्तान का 133वां नंबर था, जो 2024 में 135वें नंबर पर चला गया। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान 38वां करप्ट तरीन मुल्क था, तहम इस साल मजीद 2 दर्जे तनज़्ज़ुली देखने में आई। रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का डाटा इकट्ठा करने के लिए 8 मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए गए। वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में भी पाकिस्तान की बड़ी तनज़्ज़ुली देखने में आई। PDM दौर में पाकिस्तान 180 ममालिक में 140वें नंबर पर था, जबकि अब करप्ट ममालिक में नीचे से 31वें नंबर पर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क सबसे कम बदउनवान ममालिक में से पहले नंबर पर है, जबकि फिनलैंड दूसरे, सिंगापुर तीसरे नंबर पर है। भारत 96 नंबर पर, जो पाकिस्तान से 39 दर्जे बेहतर पोजीशन में है। सबसे ज्यादा करप्ट ममालिक में जनूबी सूडान, सोमालिया, वेनेजुएला शामिल हैं, जबकि ईरान, इराक और रूस में भी करप्शन में इजाफा देखा गया। रूस 154वें नंबर पर पहुंच चुका है, जबकि अफगानिस्तान 165वें और बांग्लादेश 191वें नंबर पर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि आज का जलाओ घेराव तोड़ फोड़ करना फैशन बन चुका है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच की इसकी समाअत कर रहा है। दरखास्त गुजार के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि कल के लिए माजरत चाहता हूँ, ट्रैफिक में फंसने की सबब अदालत नहीं पहुंच सका। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जिसने अदालत पहुंचना था वो तो पहुंच गया था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कोशिश करें आज दलाइल मुकम्मल कर लें, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं कल तक दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। मरकजी फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 175 की शिक 3 से बाहर अदालतें कायम नहीं हो सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि किसी आम शहरी के घर घुसना भी एक जुर्म है। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 की शिक 3 का इत्तलाक होना चाहिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर हाउस पर हमले हुए, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि जी हुए हैं, इसकी मिसालें भी दूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका कानून के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करके मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि फेक न्यूज का मसला हल करना जरूरी है, मगर पीका सहाफियों के आईनी हुकूक को नुकसान पहुंचा रहा है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करके केस की समाअत मजीद मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने PFUJ और एंकर्स एसोसिएशन की पीका के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। PFUJ की जानिब से वकील इमरान शफीक एडवोकेट और एंकर्स एसोसिएशन की जानिब से रियासत अली आजाद एडवोकेट अदालत में पेश हुए। सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफजल भट्ट, सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर और अदनान हैदर अदालत में पेश हुए, जबकि सदर RIUJ तारिक विर्क और जनरल सेक्रेटरी आसिफ बशीर चौधरी समेत दीगर सहाफी भी अदालत में मौजूद थे। PFUJ के वकील इमरान शफीक एडवोकेट ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि पीका का कानून इतनी जल्दबाजी में बनाया गया कि शेखों के नंबर भी दुरुस्त दर्ज नहीं किए गए। कानून में इस कदर गलतियां हैं कि दरखास्त दहिंदा की 2 तारीफें कर दी गई हैं। दरखास्त दहिंदा की दोनों तारीफें भी एक दूसरे से मुतसादिम हैं। पीका के तहत बनाई गई कंप्लेंट अथॉरिटी वही है जो पहले से पैमरा कानून में मौजूद है। इस मौके पर एडवोकेट रियासत अली आजाद ने कहा कि आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी में यह कानून बनाया गया है। फेक न्यूज की पब्लिकेशन रुकनी चाहिए या नहीं। रियासत अली आजाद एडवोकेट ने कहा कि इसमें ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ अपील डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट रखी गई है। स्टेक होल्डर से कोई मुशावरत नहीं की गई। सहाफी को इसका सोर्स बताने का भी पाबंद बनाया जा रहा है। सहाफी सोर्स से खबर लेता है, अगर वो खबर ना ले सके तो फिर मौसम का हाल ही बताने के लिए रह जाएगा। एडवोकेट रियासत अली आजाद का कहना था कि पीका पर अमल हो गया तो फिर सहाफी सिर्फ मौसम का हाल ही बता सकेंगे। अदालत से इस्तदा है कि पीका तरमीमी एक्ट को मुअत्तल किया जाए। सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अफजल भट्ट ने कहा कि ऐसा नहीं कि हम फेक न्यूज को सपोर्ट करना चाहते हैं, हम मादरे पदर आजादी के खिलाफ हैं। हम रूल्स एंड रेगुलेशन के भी खिलाफ नहीं, लेकिन वो आईनी हुकूक और इंसानी हुकूक से मुतसादिम नहीं होनी चाहिए। दरखास्त गुजार वकला की जानिब से बार बार इस्तदा की गई कि अदालत इस एक्ट पर अमल दरामद रोक दे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करके मुआवनत के लिए तलब कर लिया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि अगर कोई मसला हो तो बताएं, हम यहीं बैठे हैं, आप मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर सकते हैं। अभी नोटिस कर रहे हैं, फिर आइंदा समाअत पर देखेंगे। बाद अज़ां अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी।
और आपको बताएं कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई के 6 और बुशरा बीबी की ए मुकदमे में जमानत में 25 फरवरी तक तौसीह कर दी। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तों पर समाअत की गई। बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए। जेल हुकाम की जानिब से बानी पीटीआई की वजरिया वीडियो लिंक हाजिरी पर जवाब जमा न करवाया गया। दौरान समाअत मुअव्वन वकील ने कहा कि बानी पीटीआई की बजरिया वीडियो लिंक हाजिरी नहीं लगवाई जा रही। जज अफसल मंछोका ने वकला को हिदायत की कि अगली समाअत पर अपने दलाइल दें, मैं इसी महीने जमानतों पर फैसला करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त 5 मार्च तक मंजूर कर ली गई है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस सलाउद्दीन ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार और एडवोकेट जनरल अदालत में पेश हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश न हो सके। अदालत ने कहा कि कानून के मुताबिक दरख्वास्त गुजार का पेश होना जरूरी है। हम अगली तारीख दे देंगे, लेकिन हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त गुजार को खुद पेश होना होगा। अदालत ने दूसरे मुतालिका इदारों से अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर रखी हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने CSS 2024 के नतायज जारी करने की मुमकिना तारीख दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को नतायज जारी करने से कबल नए इम्तहानात मुनक्किद कराने से रोकने की दरखास्त पर समाअत हुई। चेयरमैन FPSC ने अदालत को आगाह किया कि CSS 2024 के नतायज अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दरखास्त गुजारों की अपील इसलिए मुस्तरद की गई क्योंकि CSS 2025 के इम्तहानात के बाद भी उनके मौके खत्म नहीं होंगे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि एक दरखास्त गुजार पहले ही अपने तमाम मौके इस्तेमाल कर चुका है, इसलिए वो इस केस में मुतासरा फरीक नहीं है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद FPSC को CSS 2024 के नतायज जारी करने से पहले नए इम्तहानात रोकने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर अली खान पेश हुए और इलेक्शन कमीशन से कुछ मोहलत देने की दरख्वास्त की गई। उन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुजार पहले अपने दलाइल मुकम्मल कर ले, इसके बाद हम भी तफसीलात दलाइल देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हमें कुछ वक्त दिया जाए ताकि हमें दरकार दस्तावेजात भी मिल सकें। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी है। रहनुमा MKM पाकिस्तान ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना है कि गवर्नर पंजाब MKM के मैंडेट पर सवाल उठाने से कबल सोचे कि हमारे ही वोटों से उनके सदर पाकिस्तान और चेयरमैन सेनेट मुंतखब भी हुए हैं। फारूक सत्तार ने कहा कि हम फॉर्म 47 वाले नहीं 1947 वाले हैं। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। MKM पाकिस्तान ने एक बार फिर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वफाकी वजीर फारूक सत्तार ने कहा कि कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कोई सहूलत मौजूद नहीं। पाकिस्तान को चलाने वाला शहर आज लावारिस हो चुका है। साबिक अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली ख्वाजा इजहारुल हसन ने गवर्नर पंजाब के हालिया दिए गए बयान पर जवाब देते हुए कहा कि गवर्नर पंजाब हमारे मैंडेट पर सवालात उठाने से कबल सोचे कि सदर पाकिस्तान और चेयरमैन सेनेट हमारे ही अरकान के वोटों से मुंतखब हुए हैं। MKM रहनुमाओं ने मजीद कहा कि अब डोमिसाइल का मसला ऐवानों में नहीं कहीं और हल होगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ इंटर पार्टी इलेक्शन केस में दरख्वास्त गुजार वही 5 अफराद हैं जिन्होंने किसी भी इंटर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया है। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि FIA हमारा सारा रिकॉर्ड ले गई थी, ताहम हमने इलेक्शन से पहले तारीख दी थी और तमाम रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को फराहम भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इंटर पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों को खुद तस्लीम किया है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई है। हमने अपने इलेक्शन करवाने से पहले अखबार में तारीख दी थी। बैरिस्टर गौहर ने अकबर एस बाबर पर तनकीद करते हुए कहा कि वो एक ऐसे शख्स के साथी हैं जिसे पार्टी ने पहले ही निकाल दिया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद जिन जमातों ने पार्टी इलेक्शन करवाए नहीं उन्हें क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल गया है, हमें अभी तक इलेक्शन कमीशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया गया।
عالمی بینک کے تعاون سے $460 ملین کی لاگت سے خیبر پاس اکنامکس کوریڈور منصوبے پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ منصوبے میں پشاور سے تورخم سرحد تک 4 رہیہ ایکسپریس وے اور صنعتی زون کا قیام شامل ہے۔ پورے خطے کی مواصلاتی راہداری کے ذریعے منسلک کرنے والے خیبر پاس اکنامک کوریڈور وفاقی اور صوبائی حکومت کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ خیبر پاس اکنامک کوریڈور منصوبہ 2024 میں ڈیزائن کیا گیا اور اس کے تعمیراتی کام کا آغاز بھی ہو چکا۔ منصوبے کے لیے عالمی مالیاتی ادارے نے $460 ملین امریکی قرضہ منظور کیا۔ منصوبہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ مواصلاتی نظام یعنی روڈز کی تعمیر، جبکہ دوسرا حصہ صنعتی زون اور اس کے ذیلی ترقیاتی پروجیکٹس ہیں۔ روڈز کے تعمیر کے لیے $385 ملین، جبکہ صنعتی زون کے قیام کے لیے $75 ملین فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ کراچی میں لانڈی اور کرنگی کے علاقوں میں نامعلوم افراد کی جانب سے 3 مال بردار ٹرکوں کو آگ لگا دی گئی۔ پولیس کے مطابق کرنگی نمبر 6 میں ایک ٹرک جبکہ لانڈی میں 2 ٹرکوں کو آگ لگا کر ملزمان فرار ہو گئے ہیں۔ آگ لگنے والے ٹرکوں پر مختلف اقسام کا مال لدا ہوا تھا، تاہم واقعے میں کوئی جانی نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آئی۔ پولیس کے مطابق متاثرہ ٹرک قائر آباد داؤد چورنگی سے کرنگی کراسنگ جا رہے تھے۔ ڈی آئی جی ایسٹ عثمان خان نے واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھی شہری کو امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور کراچی کے علاقے محمود آباد میں گھر میں سلنڈر پھٹنے سے دھماکے سے ایک بچی جاں بحق ہو گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق سلنڈر دھماکے میں 2 بچوں سمیت 4 افراد جھلس کر زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو سول برنز وارڈ منتقل کیا گیا۔ 1 سالہ بچی دوران علاج جاں بحق ہو گئی۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ دھماکے کے باعث گھر کی چاروں دیواروں کو نقصان پہنچا۔ سلنڈر دھماکے کے باعث ایک کمرہ مکمل طور پر تباہ، چھت اور دیواریں گر گئی۔ متاثرہ عمارت 3 منزلہ تھی جس میں 2 فیملیز رہائش پذیر تھیں۔ گھر کے اندر 2 بڑے سلنڈر موجود تھے جو دھماکے سے پھٹ گئے۔ ریسکیو اہلکاروں کا کہنا ہے کہ عمارت کے فلیٹ میں بہت سارے سلنڈرز موجود تھے اور وہاں آگ جلانے والے لائٹر کی ری فلنگ کا کام ہو رہا تھا۔ آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پارا چنار میں راستوں کی طویل بندش کے باعث پیٹرول اور ڈیزل کی شدید قلت برقرار ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اپر کرم کے مختلف مقامات پر فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل 1000 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ ایندھن کی عدم دستیابی کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند ہو چکی ہے، جس کے سبب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جانے پر مجبور ہیں۔ پیٹرول پمپس ایسوسی ایشن کے مطابق گزشتہ 1 ماہ سے پیٹرول اور ڈیزل کے 2 درجن سے زائد ٹینکرز ہنگوں میں روکے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ایندھن فراہمی معطل ہو چکی ہے۔ اس صورتحال کے باعث پارا چنار شہر میں پانی کی سپلائی بھی شدید متاثر رہی ہے، کیونکہ زیادہ تر پانی ٹینکرز کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں سائنس میں خواتین اور لڑکیوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن کیوں منایا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور خواتین کی سائنس میں شراکت داری کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، یہ سب جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہر سال 11 فروری کو عالمی سطح پر سائنس میں خواتین اور لڑکیوں کا بین الاقوامی دن منایا جاتا ہے۔ اس دن سائنس اور ٹیکنالوجی میں خواتین کی حصہ داری کا عالمی سطح پر جائزہ لیا جاتا ہے اور اس میدان میں مزید خواتین کو راغب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ وہی دن ہے جسے ادارہ اقوام متحدہ نے خواتین کے حقوق اور سائنسی میدان میں ان کی مکمل رسائی اور شراکت یقینی بنانے اور جنسی برابری اور نیز خواتین اور لڑکیوں کو بااختیار بنانے کی غرض اپنی عمومی مجلس میں قرارداد منظور کی، جس کی روح سے 11 فروری کو سائنس میں خواتین اور لڑکیوں کا بین الاقوامی دن قرار دیا گیا ہے۔ خواتین دنیا کے ہر شعبے میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں، مگر سائنسی میدان میں ابھی بھی خواتین کی تعداد کم ہے۔ اسی لیے اقوام متحدہ نے ہر سال 11 فروری کو انٹرنیشنل ڈے آف ویمن اینڈ گرلز ان سائنس منانے کا فیصلہ کیا تاکہ خواتین اور لڑکیاں سائنس کے میدان میں ترقی کر سکیں۔ پاکستان میں 37% خواتین ریسرچرز کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے، 33.8% خواتین ریسرچرز نیچرل سائنسز کے لیے کام کر رہی ہیں، 15.4% خواتین کا تعلق انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے ہے۔ ریسرچ کے مطابق 11% خواتین کا شعبہ زرعی سائنس ہے، جبکہ 39.9% خواتین سماجی اور انسانی علوم سے وابستہ ہیں۔ یہ امر قابل ستائش ہے کہ پاکستان کی کل خواتین سائنسدانوں کی 25.6% تعداد نیچرل سائنس سے منسلک ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق خواتین اور بھی دلچسپی لیں تو اس شرح کو مردوں کے برابر لایا جا سکتا ہے اور ان کے مطابق 2030 میں یہ فرق ختم ہو جائے گا۔
آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب نے 2025 کے حج سیزن کے دوران بچوں کو ساتھ لے جانے پر پابندی کا اعلان کر دیا ہے۔ وزارت حج اور عمرہ نے کہا کہ اس فیصلے کا مقصد بچوں کو ہر سال کے حوالے سے ہونے والے رش سے منسلک خطرات سے محفوظ کرنا ہے۔ وزارت نے کہا کہ یہ فیصلہ بچوں کی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنانے اور زیارات کے دوران انہیں کسی قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے۔ وزارت کا مزید کہنا تھا کہ رواں برس بھی حج میں شرکت کے لیے ترجیح ہمیشہ کی طرح ان لوگوں کو دی جائے گی جو پہلی بار حج کریں گے۔ تحریک آزادی جموں کشمیر کے عظیم رہنما محمد مقبول بٹ کا یوم شہادت آج لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ مقبول بٹ مظلوم کشمیریوں کی مضبوط آواز سے جس سے خوفزدہ ہو کر بھارت نے انہیں شہید کر دیا، اسی حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ 11 فروری 1984 کو بھارتی حکومت نے انصاف کا قتل عام کرتے ہوئے کشمیری رہنما مقبول بٹ کو تہاڑ جیل میں پھانسی دے دی اور جسد خاکی ورثہ کے حوالے کرنے کے بجائے جیل کے احاطے میں ہی دفنا دیا گیا۔ شہید مقبول بٹ 18 فروری 1938 کو کپواڑہ جموں کشمیر میں پیدا ہوئے۔ مقبول بٹ نے پشاور یونیورسٹی سے ایم اے اردو کی ڈگری حاصل کی۔ 1907 میں بی ڈی سسٹم کے تحت ہونے والے آزاد کشمیر کے پہلے بلدیاتی انتخابات میں بطور امیدوار حصہ لیا اور کامیاب ہوئے۔ مقبول بٹ نے 13 اگست 1965 میں نیشنل لبریشن فرنٹ کی بنیاد رکھی۔ مقبول بٹ کی شہادت کے بعد مقبوضہ وادی میں وسیع پیمانے پر فسادات اور پوری وادی میں 4 روز تک مکمل شٹ ڈاؤن رہا۔ 4 نومبر 1989 کو جے کے ایل ایف کے مجاہدین نے مقبول بٹ کو سزائے موت سنانے والے جج نیل کانت گنجو کو جہنم واصل کر دیا۔ مقبول بٹ مظلوم کشمیریوں کی مضبوط آواز تھے جس سے خوفزدہ ہو کر بھارت نے انہیں شہید کر دیا۔ مقبول بٹ نے اپنی پوری زندگی کشمیری عوام کی آزادی کے لیے وقف کی تھی۔ جموں کشمیر کی عوام مقبول بٹ کو شہید کشمیر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کی جانب سے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کرنے کے بعد دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ یرغمالی کو رہا نہ کیا جاتا تو غزہ سیز فائر ہفتے کے دن ختم ہو جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کو سخت وارننگ جاری کر دی ہے۔ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو ہفتے کے دن 12 بجے تک رہا نہ کیا گیا تو صورتحال قابو سے باہر ہو جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرے نزدیک اگر تمام یرغمالیوں کو ہفتے کے دن دوپہر 12 بجے تک رہا نہ کیا جاتا تو اس میں جنگ بندی معاہدے کو منسوخ کرنے کا کہہ دوں گا اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ میرا خیال ہے کہ اردن پناہ گزین لینے پر تیار ہو جائے گا۔ اردن اور مصر اگر اپنا پناہ گزینوں کو نہیں لیتے تو ان کے دونوں ممالک کی امداد بند کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ پیر کو اسرائیل کی جانب سے غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں پر حماس نے یرغمالیوں کی رہائی غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی تھی۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے مالک ایلون مسک نے جی پی ٹی بنانے والی کمپنی اوپن اے آئی کو خریدنے کے لیے بولی لگا دی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ٹیسلا کے بانی ایلون مسک کی جانب سے معروف کمپنی اوپن اے آئی کو خریدنے کے لیے 97.4 ارب ڈالر کی بولی لگائی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایلون مسک کے وکیل نے یہ پیشکش اوپن اے آئی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو جمع کرائی ہے۔ تاہم اوپن اے آئی کے سی ای او سام آلٹمن نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا اور طنزیہ انداز میں ایکس پر لکھا کہ پیشکش کا شکریہ، ہم اوپن اے آئی نہیں بیچ رہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو ہم ٹویٹر کو 9.7 ارب ڈالر میں خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ واضح رہے کہ ایلون مسک کا اوپن اے آئی کے سربراہ سام آلٹمن نے تنازع چل رہا ہے۔ مسک اوپن اے آئی اور سام آلٹمن کے خلاف مقدمات بھی دائر کر چکے ہیں۔ سعودی عرب خطے میں ٹیکنالوجی ہب بننے کی سمت بڑھ رہی ہے اور پاکستانی آئی ٹی کمپنیاں سعودی عرب میں نئے اور ابھرتے ہوئے ٹیکنالوجی کے بازاروں کو دریافت کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ اس سلسلے میں 100 سے زیادہ کمپنیاں ریاض میں ہونے والی عالمی ٹیکنالوجی نمائش لیب 2025 میں حصہ بھی لے رہی ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں رپورٹ۔ پاکستانی آئی ٹی کمپنیاں لیب 2025 میں اپنی جدید ٹیکنالوجی اور خدمات پیش کر رہی ہیں۔ اس دوران اسٹریٹجک نیٹ ورکنگ، مشترکہ منصوبوں اور سرمایہ کاری کے مواقع بھی تلاش کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان سے 1000 سے زائد مندوبین اس کانفرنس میں شرکت کر رہی ہیں، جو لیب میں پاکستانی کمپنیوں اور وزٹرز کی اب تک کی سب سے بڑی شرکت ہے۔ سعودی وزارت سرمایہ کاری نے ابھی ایک ہیلپ ڈیسک قائم کیا ہے جو پاکستانی کمپنیوں کو سعودی عرب میں کاروباری رجسٹریشن کے عمل میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ اس اقدام کی بدولت اب تک 100
100 से ज्यादा पाकिस्तानी IT कंपनियां सऊदी मार्केट में रजिस्टर हो चुकी हैं। ये नुमाइश निजी और सरकारी शोबे में काम करने वाली आलमी कंपनियों से जुड़ने का बेहतरीन मौका फराहम करती हैं। गुज़िश्ता माली साल 2024 में सऊदी अरब को पाकिस्तान की IT बरामदात $50 बिलियन तक पहुँच गई थी और अब पाकिस्तानी कंपनियां सऊदी अरब में अपने कारोबार को मजीद वसअत देने के लिए कोशां हैं। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए IT और टेलीविजन कम्युनिकेशन शिजा फातिमा भी इस नुमाइश में शिरकत कर रही हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान की IT बरामदात में नुमाया इजाफा देखने में आया, जो माली साल 2024 और 25 की पहली छमाही में $1.53 बिलियन तक पहुँच चुकी है। माहिरीन का अंदाजा ये है कि बरामदात माली साल के इख्तिताम तक $4 बिलियन से तजावुज कर सकती हैं। पाकिस्तान रेडियो और टेलीविजन पर अपनी काबिलियत से लोहा मनवाने वाले अदाकार काजी वाजिद की आज 7वीं बरसी मनाई जा रही है। काजी वाजिद को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। अदाकार काजी वाजिद 1930 में लाहौर में पैदा हुए। काजी वाजिद का असल नाम काजी अब्दुल वाजिद अंसारी था। उन्होंने 10 बरस की उम्र में अपने फनी करियर का आगाज किया और पहली मर्तबा रेडियो पाकिस्तान पर बच्चों के प्रोग्राम नौनिहाल में सादाकारी के जौहर दिखाए। वो 25 बरस तक रेडियो से मुंसलिक रहे और अपनी शानदार सादाकारी से सबको अपने सहार में जकड़े रखा। जब सन 60 की दिहाई में पाकिस्तान